नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार के खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विश्व में पहली बार किए गए हल्दी के जीनोम अनुक्रमण की। बताएंगे क्या है टाइफैक सिडबी की संयुक्त सृजन योजना के तहत अपग्रेडेड रोबोप्लाज्मा स्टील कटिंग प्रणाली। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD 2022 का थीम लॉन्च। इस साल दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण विषय के तहत आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भारतीय शोधकर्ताओं ने किया हल्दी का जीनोम अनुक्रमण। दुनिया में पहली बार आइसर भोपाल के शोधकर्ता दल द्वारा की गई हल्दी के औषधीय गुणों के कारकों की पहचान। नवाचारों को बढ़ावा दे रही है टाइफैक सिडबी की सृजन योजना। उद्योगों को और आत्मनिर्भर बनाएगा। योजना के तहत अपग्रेडेड भारतीय कंपनी का रोबो प्लाज्मा स्ट्रक्चरल कटिंग सिस्टम। लॉकडाउन के दौरान भी देश के कुछ हिस्सों में बढ़ा वायु प्रदूषण। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल द्वारा मध्य पश्चिमी और उत्तर भारत के हिस्सों में किया गया अध्ययन। और अब खबरें विस्तार से। महान भारतीय वैज्ञानिक सर CV रामन द्वारा की गई रामन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान लोकप्रियकरण और विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले इस आयोजन को हर बार एक प्रासंगिक विषय के तहत मनाया जाता है। 5 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम लॉन्च किया। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी NSD 2022 को इस बार दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण थीम दिया गया है। 5 जनवरी को नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित लॉन्च समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय लॉन्च किया। इस वर्ष का विषय सतत विकास के भविष्य में शामिल वैज्ञानिक मुद्दों को सार्वजनिक सराहना के उद्देश्य से चुना गया है, जो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यह विषय सीमित दायरों में काम करने के बजाय सभी विज्ञान मंत्रालयों और विभागों को एक साथ एकीकृत रूप में समाधान आधारित दृष्टिकोण पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। Every year a theme is very thoughtfully conceived. हर साल बहुत सोच समझकर देश, समाज और पूरी दुनिया की तात्कालिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय तय किया जाता है, क्योंकि भारत आज अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ा रहा है। आपने महसूस किया होगा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, वो एकांत में काम करने की संस्कृति को दूर करने के लिए हर मंच फिर से तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। इसलिए उस मनोदशा और प्रधानमंत्री की सोच को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण विषय रखा गया है। सस्टेनेबल फ्यूचर। महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने 28 फरवरी 1928 को रामन प्रभाव की खोज की थी। प्रकाश किरणों पर की गई उनकी इस खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर CV रामन नोबेल प्राप्त करने वाले न सिर्फ पहले भारतीय बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। भारतीय वैज्ञानिक की इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का नाम दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC के सहयोग से इस दिन देश भर के विद्यालयों से लेकर वैज्ञानिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक विभिन्न विज्ञान प्रेरक और आकलन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनका लक्ष्य लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना
और मानव कल्याण के लिए विज्ञान के सभी प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। मुझे लगता है कि इस विषय पर काम करने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि हम महामारी से गुजर रहे हैं जो न सिर्फ उपलब्ध विभिन्न तकनीकों, नवाचारों और विज्ञान के बारे में जन जागरूकता पैदा कर रही है, बल्कि इसने एकीकरण भी किया है। जैसा कि पिछले 2 वर्षों में देखा गया कि कैसे विभिन्न विभाग, मंत्रालय और देश भर के विभिन्न संस्थान मानव अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी वितरण किया जाता है। इसके अलावा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर यह दिवस आगामी चुनौतियों पर चर्चा, विज्ञान लोकप्रियकरण और नवाचार की प्रेरणा और मान्यता देने वाला मंच बन चुका है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने पहली बार हल्दी के पौधे का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है। हर्बल जीनोमिक्स के तहत पता लगाए गए हल्दी के जीनोम को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस उपलब्धि से अब हल्दी के रोग प्रतिरोधी गुणों को समझने और हल्दी की बेहतर किस्में तैयार करने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हल्दी का पौराणिक काल से ही महत्व रहा है। मसालों के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये जड़ी हमेशा से अपने औषधिक गुणों के लिए भी पहचानी जाती रही है। आयुर्वेद और आधुनिक युग में भी हल्दी की उपयोगिता पर हजारों की तादाद में अध्ययन मौजूद हैं। इसके द्वारा एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर तक औषधियां तैयार की जा रही हैं। लेकिन आज तक इस जड़ी बूटी के संपूर्ण जीनोम की जानकारी नहीं थी। अब भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने दुनिया में पहली बार हल्दी के पौधे के जीनोम को अनुक्रमित करने में सफलता हासिल की है। आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन के नतीजे हाल ही में नेचर ग्रुप की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका कम्युनिकेशन बायोलॉजी में प्रकाशित किए गए हैं। लोग शोध करते रहे हैं, बहुत से पेपर सामने आए, लेकिन वे सभी हल्दी के समग्र रूप से दिखने वाले जीनोम जैसे एक पहलू पर केंद्रित थे। यह दुनिया में हल्दी का पहला जीनोम अनुक्रम है, जो शोधकर्ता को यह देखने के लिए कि जीनोम कैसे नियंत्रित हुए, अपने जीन को मैप करने का अवसर प्रदान करता है, जो किस्मों को सुधारने में काफी कारगर है। हल्दी के औषधीय गुणों को देखते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाता रहा है। भारत में ही हल्दी की लगभग 50 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। आइसर भोपाल के जैविक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं को हर्बल जीनोमिक्स जैसे नए विषय ने जड़ी बूटियों के आनुवंशिक संरचना और औषधीय गुणों के साथ उनके संबंध को समझने के लिए प्रेरित किया। शोधकर्ताओं ने हल्दी के पत्ते के ऊतकों से DNA निकालकर जीनोम सीक्वेंसिंग की और पाया हल्दी ने विभिन्न पर्यावरणीय दबाव की स्थिति में खुद को बचाए रखने के लिए कर्क्यूमिनोइड्स जैसे माध्यमिक मेटाबॉलिज्म यानी रस प्रक्रिया के संश्लेषण के लिए आनुवंशिक मार्ग विकसित किए हैं। After the DNA extraction, DNA निकालने के बाद हमने उसे शुद्ध किया और 2 नवीन तकनीकों 10x जीनोमिक्स और ऑक्सफोर्ड नैनोपोर तकनीक का इस्तेमाल कर उसे अनुक्रमित किया। हमने लगभग 130 GB डेटा उत्पन्न किया। चूंकि हल्दी त्रिगुणित जड़ी है, इसलिए हमने शॉर्ट रीड के साथ लॉन्ग रीड का उपयोग कर हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाया, जिससे हमें ज्यादा घनी असेंबलिंग उत्पन्न करने में मदद मिली।
शोधकर्ताओं ने 50,000 से अधिक जीनों की पहचान की जो विशिष्ट प्रोटीन को एनकोड करते हैं और इनमें द्वितीयक मेटाबॉलिज्म विकसित करने वाले 172 जीन पाए गए जो हल्दी के औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। जीनोम अनुक्रमण के लिए शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक सीक्वेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और 4 प्रमुख जीनों पर ध्यान दिया जो हल्दी के 3 महत्वपूर्ण मेटाबोलाइट्स करक्यूमिन, डाइमेथॉक्सी करक्यूमिन और बिस्डेमेथॉक्सी करक्यूमिन के जैव संश्लेषण में शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जीन धीरे धीरे विकसित हुए जिससे हल्दी के पौधे अलग अलग वातावरण में विभिन्न बीमारियों के अनुकूल हो गए। हमने पाया है कि इस प्रजाति में जो जीन पनपे वह मुख्य रूप से जैविक और अजैविक तनाव सहने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार थे, जो वास्तव में इस पौधे के सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म गुणों से जुड़े हुए हैं। ये जीन वास्तव में इस पौधे के औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से करक्यूमिनॉइड्स जैसे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म विकसित होने का मार्ग पता चला। हमने सकारात्मक जीन का चयन, विस्तार, संकुचन देखा, साथ ही इसमें शामिल एंजाइम्स के विकास की उत्पत्ति का भी पता लगाया। हल्दी के जीनोम सीक्वेंसिंग का अपनी तरह का ये पहला अध्ययन औषधीय गुणों की विस्तृत श्रृंखला वाले मेटाबोलाइट्स के इस्तेमाल के नए रास्ते खोलेगा। इससे हल्दी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को बेहतर प्रजातियां विकसित करने में मदद मिलेगी और हर्बल दवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान टाइफैक सिडबी के सहयोग से चलाई जा रही अपनी सृजन योजना के द्वारा MSMEs और स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसी योजना के सहयोग से देश की प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रोबो प्लाज्मा स्ट्रक्चरल कटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया है। ये उन्नत सिस्टम धातु स्ट्रक्चर से जुड़े विभिन्न उद्योगों को और आत्मनिर्भर बनाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। धातुओं से बने स्ट्रक्चर्स का लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। पुल जैसे बड़े निर्माण से लेकर भवन, औद्योगिक संरचनाओं, उपकरणों, चिकित्सा क्षेत्र सभी में विभिन्न आकार प्रकार की जरूरत पड़ती है। इसके लिए धातुओं को कटिंग और वेल्डिंग द्वारा अलग अलग रचनात्मक आकार दिए जाते हैं। पुणे स्थित प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दशकों से इस क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरण निर्माण का काम कर रही है। कंपनी ने पहली बार स्वदेशी रोबोटिक प्लाज्मा आधारित स्टील कटिंग और वेल्डिंग मशीन भारतीय उद्योग को दी थी। अब DST के स्वायत्त संस्थान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफैक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की संयुक्त योजना सृजन के सहयोग से प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज ने रोबो प्लाज्मा स्ट्रक्चरल कटिंग सिस्टम का उन्नयन किया है। यह एक मशीन 2D 3D कटिंग के साथ विभिन्न प्रकार के संरचना निर्माण कार्यों को सटीकता से करने में सक्षम है। RoboPlasma structural steel cutting system. It's a journey. RoboPlasma स्ट्रक्चरल स्टील कटिंग सिस्टम रोबोटिक्स की एक यात्रा है idea that we need to जिसे हम भारतीय मेटल निर्माण उद्योग को स्वचालित, रोबोटाइज और विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई वर्षों से तय कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि इस सिस्टम को अपग्रेड करने की लागत बहुत ज्यादा है। हमने टाइफैक के साथ टाई अप किया और सृजन योजना के तहत प्राप्त फंड द्वारा हमने एक उच्च उन्नत प्रणाली का निर्माण किया जिसे अब ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रोबोप्लाज्मा स्टील कटिंग यूनिवर्सल सिस्टम दुनिया का पहला डबल वर्क जोन है जिसमें 2D और 3D कटिंग और वेल्डिंग के लिए एकीकृत मूविंग प्रणाली लगाई गई है। ये मशीन आई बीम्स, चैनल्स, एंगल, स्क्वायर ट्यूब, बल्ब बार, पाइप और प्लेट्स के रूप में अलग अलग जरूरत के मुताबिक 30 मीटर लंबाई तक के स्टील स्ट्रक्चर को तैयार करने में सक्षम है।
इसमें इस्तेमाल किए गए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक घटक इसे कम से कम मानव हस्तक्षेप के साथ संचालित करने में सहायता करते हैं। ये उन जटिल आकारों को कुशलता के साथ बना सकती है जिन्हें अभी बनाने में काफी मेहनत और वक्त लग जाता है। इस रोबोटिक सिस्टम से एक साथ कई ग्राहकों की जरूरतों को कम समय में पूरा किया जा सकता है, जिससे उद्योगों को संरचना निर्माण करने में आसानी और तेजी मिलेगी। ये मशीन कम जगह लेती है और इससे निर्माण लागत भी कम हो जाती है। This robotic system यह प्रणाली पूरी तरह से सॉफ्टवेयर संचालित है। software driven. यह साधारण 2 बटन वाला सॉफ्टवेयर है। एक ऑपरेटर के रूप में आपको बस यह चुनना है कि आप क्या काटना चाहते हैं, आपको उसकी मोटाई तय करनी है और बस बटन दबा देना है। मशीन में डाली गई सामग्री से लेकर रोबोट संचालन तक बाकी सब काम सिस्टम करता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि लागत कम होने के साथ गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर बनी रहे। कटाई की कम लागत, एकीकृत कार्य प्रणाली के साथ 1/3 से कम उत्पादन चक्र का समय इसे लाभकारी बनाते हैं। सृजन योजना के तहत भारत में तैयार और उन्नयन की गई रोबो प्लाज्मा स्टील कटिंग प्रणाली भारतीय स्टील संरचना उद्योग को और ज्यादा आत्मनिर्भर और सटीक बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफेक खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नवाचार की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए उनका तकनीकी मूल्यांकन करता है। वहीं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी वित्तीय मूल्यांकन करता है। इन दोनों के सहयोग से शुरू की गई सृजन योजना के तहत देश की एमएसएमईज की क्षमताओं का विकास कर उनकी नवाचार परियोजनाओं को स्केल अप करने जैसे काम किए जा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत निर्माण का आधार है। आमतौर पर हमारा मानना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण में कमी आई, लेकिन एक ताजा अध्ययन के मुताबिक इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण बढ़ गया। नैनीताल स्थित एरीज द्वारा किए गए उपग्रह आधारित अध्ययन में यह देखा गया कि देश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोरोना काल में सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत वायु प्रदूषण बढ़ गया, जबकि इस दौरान अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई थी। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया के जनजीवन पर प्रतिकूल असर डाला, वहीं इस दौरान भारत जैसे देशों में प्रदूषण स्तर में कमी देखी गई। लंबे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां कम होने और ट्रैफिक थमने से कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, जिसका विशेष तौर पर वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस दौरान के आंकड़ों ने बताया कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय के लिए वायु प्रदूषण में भारी गिरावट आई। लेकिन उपग्रह द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के मुताबिक इस दौरान देश के मध्य पश्चिम क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत वायु प्रदूषण में वृद्धि पाई गई। नैनीताल स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन के अनुसार भारत के इस क्षेत्र में उच्च वायु प्रदूषण का खतरा बना रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में सांस संबंधी तकलीफ बढ़ने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात आई, जो हमको देखना था इसमें भी, कि सरफेस से ज़्यादा ऊंची हाइट पे जाने पे 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे जाने पे इन पोल्यूटेंट्स में क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने ये पाया ये सैटेलाइट स्टडी से कि ओजोन, CO नॉक्स, इनमें कई रीजन के ऊपर इनमें घटोत्तरी की जगह इसमें इनकी मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। ऑन एवरेज ये मात्रा 10 से 15% की इसमें बढ़ोतरी थी। खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कई जगह पर 30% की मात्रा इसमें बढ़ी पाई। और ये हमने सैटेलाइट डाटा यूज़ किया, इससे ये पाया कि जो बढ़ोतरी वाला रीजन है मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया या जो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया और हिमालयन रीजन, इसके रीजन पर हमको इनकी मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। और डिटेल में स्टडी करने पे हमने देखा कि जो बढ़ोतरी हुई
बेसिकली उन रीजन पे हुई जहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स थे। एरीज के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष नाजा के नेतृत्व में शोधार्थी प्रज्वल रावत ने मौसम विज्ञान एक्सप्लोरेशन के यूरोपियन संगठन EU मैटसैट और नासा के उपग्रह अवलोकनों का उपयोग किया। इसमें साल 2018, 2019 और 2020 में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वर्टिकल और कॉलमनर वितरण में परिवर्तन पर मानव जनित गतिविधियों के थमने के प्रभाव का निरीक्षण किया गया। इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में देखा गया कि देश भर में अधिकांश जहरीली गैसों और प्रदूषकों में कमी आई, लेकिन मध्य और पश्चिम हिस्से में इस दौरान ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में करीब 15% की वृद्धि हुई। वहीं उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों और सुदूर हिमालय जैसे क्षेत्रों में ओजोन और अन्य जहरीली गैसों में वृद्धि पाई गई। लॉकडाउन के दौरान अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में लगातार करीब 31% तक की बढ़त पाई गई। इस दौरान उत्तर भारत में ओजोन सांद्रता में काफी वृद्धि देखने को मिली। हिमालय और तटीय शहरों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता में लॉकडाउन का न्यूनतम प्रभाव देखा गया। ओजोन जो लेयर है वो 25 से 30 किलोमीटर में ओजोन ज़्यादा मात्रा में, उस टाइम वहाँ से इसका डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट भी हुआ। तो इसकी वजह से जो हिमालयन रीजन में है ओजोन की मात्रा इस वजह से ज़्यादा पाई गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक ये भी कहना चाहते हैं कि जिस टाइप से डिफरेंट रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किए, तो इंडिया के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एयर पोल्यूटेंट्स पे कड़ी नज़र रखने के लिए कि हम कुछ ऐसा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को डेवलप करें जो अभी इंडिया के पास नहीं है। बेसिकली उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उन सैटेलाइट को हम प्लान करें, जिससे जो पोल्यूटेंट्स की ऑब्जर्वेशन हम कंटिन्यूसली और एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर सिर्फ इंडियन रीजन के ऊपर उनकी स्टडी कर सकें। वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन में वृद्धि और कमी ओजोन की पूर्ववर्ती गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की जटिल फोटोकेमिस्ट्री से प्रभावित होती है। हालांकि यह रासायनिक वातावरण पर निर्भर है कि ओजोन की सांद्रता कैसी होगी। ऐसे में पूर्ववर्ती गैसों में कमी के बाद भी वातावरण में ओजोन बढ़ सकती है। इसके अलावा ओजोन सांद्रता को परिवेशी मौसम विज्ञान और डायनामिक्स भी परिवर्तित कर सकती हैं, जिसमें ओजोन से भरी हवा समताप मंडल से नीचे की ओर क्षोभ मंडल की ओर बहती है। यही कारण है कि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहरीली प्रदूषक गैसों में लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अध्ययन से उच्च वायु प्रदूषण जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होने से अब स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को भी पहचाना जा सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 4 जनवरी को CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के स्थापना दिवस अवसर पर प्लेटिनम जयंती समारोह की शुरुआत की गई। 4 से 6 जनवरी तक चले इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया और LED फोटोमेट्री प्रयोगशाला भी राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान लगाई गई स्कूली बच्चों की विज्ञान प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। राष्ट्र की टाइम कीपर कही जाने वाली राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना आजादी के समय में ही हुई थी और इसके 75 वर्ष भी आजादी के 75 वर्ष के साथ ही पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन वैज्ञानिक संस्थानों ने देश के जनजीवन को सुगम बनाने का काम किया है और यही मौजूदा सरकार का भी लक्ष्य है, जिसे पूरा करने में NPL की नवीन LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी जैसी सुविधाएं मददगार होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल कई अहम मिशन पूरा करेगा। इसरो वेबसाइट पर जारी नए साल के मैसेज में इसरो प्रमुख के शिवन ने 2021 की उपलब्धियां और 2022 के मिशनों की जानकारी दी। 2022 में इसरो ने PSLV द्वारा EOS-4 और EOS-6
और SSLV की पहली उड़ान में EOS-2 लॉन्च करने और गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम के लिए कई परीक्षण उड़ानें करने की योजना बनाई है। इसके अलावा आगामी चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सपोसैट, IRNSS और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी शामिल हैं। डॉक्टर शिवन ने इसरो के 3 नए अंतरिक्ष मिशनों के बारे में भी जानकारी दी जो पाइपलाइन में हैं। इनमें दिशा नाम से एक जुड़वा एरोनॉमी उपग्रह मिशन, वीनस मिशन और फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ इसरो का संयुक्त विज्ञान मिशन तृष्णा शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वर्ण जयंती फेलो ने बॉयलर विस्फोट से होने वाली दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी और नियंत्रण करने वाली स्वदेशी तकनीक विकसित करने का काम शुरू किया है। IIT पटना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर ऋषि राज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर यह तकनीक विकसित कर रहे हैं। उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बॉयलर में वाष्प विस्फोट कई बार जानलेवा दुर्घटनाओं में बदल जाता है। पिछले 10 साल से पूरी दुनिया में 23,000 बॉयलर दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में मरने वालों में 34% भारत के हैं। ऐसे में बॉयलिंग प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी तथा नियंत्रण के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी प्रमुख औद्योगिक तथा रणनीतिक एप्लीकेशनों में इस्तेमाल होने वाले बॉयलरों की स्वास्थ्य, दक्षता और अर्थ प्रबंधन में सहायक होगी। प्रोफेसर राज का लक्ष्य उबाल के दौरान बनने वाले बुलबुलों की गतिविधियों को चिन्हित करना है ताकि एकल ध्वनि सेंसर का उपयोग करते हुए पहले से चेतावनी देने वाले भौतिकी सूचना उपकरण विकसित किए जा सकें। चिली एक नया संविधान लिखकर अपने नागरिकों और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। इसमें जलवायु और पारिस्थितिकी केंद्रीय भूमिका निभाएगी। इससे एक नए तरह का शासन शुरू होगा जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को सबसे आगे रखेगा। इस नए संविधान का फोकस बैटरी बनाने में अनिवार्य तत्व के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लिथियम है, जो ये एंडीज पर्वत के पास खारे पानी में पाया जाता है। इस वक्त जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में लिथियम की मांग बढ़ने से इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं और तेजी से दोहन भी किया जा रहा है। चिली में एक संवैधानिक सम्मेलन स्थापित किया गया है जिसमें पर्यावरण संबंधित विभिन्न कारकों को तय किया जाएगा, जैसे खनन को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए और खनन के संबंध में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस सम्मेलन में यह भी तय होगा कि चिली के पानी का मालिक कौन है और वास्तव में पानी क्या है। नए संविधान पर काम करने के लिए कुल 155 चिली वासियों को चुना गया है। आज के हमारे संख में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।